अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर। हिंदू राष्ट्र होने से जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं वो बहुत मार्जिन पे आ जाएंगी और उनको बहुत तकलीफ होगी। पर नेपाल भारत के संबंध सास बहू के संबंध हैं, इसमें रोज झगड़ा होता है और रोज दोस्ती होती है। हमको वो डीप पॉकेट्स के साथ पैसा बांट के जैसे चाइनीज कर रहा है वो नहीं करना है। वो हमारा तरीका नहीं है। हमारी रिलेशनशिप एक हार्ट की रिलेशनशिप थी लॉन्ग टर्म। हमको उस रिलेशनशिप को फिर से पैदा करना है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है वहां पर फिर से प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा का दौर शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारी पुरानी राजशाही को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। नेपाल में जब से लोकतंत्र बहाल हुआ है तब से वह राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। कई सरकारें आई और गई। भ्रष्टाचार, महंगाई और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। वहीं नेपाल की चीन के साथ नजदीकियां भी बढ़ी है और भारत विरोधी ताकतें भी सर उठा रही है, जो भारत के लिए काफी चिंता वाली बात है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जेएनयू में प्रोफेसर हैं एस डी मुनि, जो नेपाल को बेहतर समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जो गोरखा रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट रह चुके हैं। प्रोफेसर मुनि, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि नेपाल में जो अभी फिलहाल हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी जो हुई है उसको कैसे देखते हैं, और प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि राजशाही की फिर से बहाली हो, फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। सही कह रहे हैं आप। पिछले कुछ दिनों से और कुछ महीनों से भी राजतंत्र वापस आने के लिए छटपटा रहा है और जो भी उनका सपोर्ट स्तंभ है उसको मोबिलाइज करके वो डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। काफ़ी बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस किए हैं। अभी राजा जब पोखरा से आए थे तो करीब 18,000 मोटरसाइकिल वाले लोग उनका स्वागत करने के लिए गए। और अब ये दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन है, क्योंकि उस डिमॉन्स्ट्रेशन में उन्होंने उनको एक नोटिस दिया था कि 7 दिन के अंदर हमारी डिमांड्स मानिए, नहीं तो हम फिर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में वायलेंस हुआ है और वायलेंस की शुरुआत जो प्रोटेस्टर्स थे, राजावादी थे, उन्होंने उसकी शुरुआत की है। देखिए, उनका नेपाल की राजनीति में कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो ऐसा नहीं है। जो आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, जो राजावादी है, वो पार्लियामेंट में चौथे पांचवें इस स्तर पर है। ज़्यादा लोग नहीं है उनको सपोर्ट करने वाले। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत में कुछ लोग उनको सहानुभूति के नज़रिए से देखते हैं और उससे उनका हौसला बढ़ा भी है। दूसरा हौसला इसलिए भी बढ़ा है कि जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही हैं। वो करप्ट है। जो जनता को सुविधाएं देनी चाहिए, जनता के लिए जो जवाबदेही उनकी पूरी नहीं हो रही है, उससे लोग त्रस्त है वहां पर। और उसका फायदा उठाने के लिए राजतंत्र वापस अपना सर उठा रहा है, वापस आने की कोशिश कर रहा है। जहां तक मेरा असेसमेंट है उसमें ये वायलेंस इसलिए शुरू हुआ कि उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन उसको अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनता को ये बताने के लिए कि हम सशक्त हो रहे हैं और हमारी ज़रूरत है, ये खाम का वायलेंस हुआ जिसकी सभी लोगों ने वहाँ पर भर्त्सना की है। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो आरपीपी पार्टी है उसने भी ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के लोगों ने ये सब किया है। तो ये वायलेंस आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं है। और उसके अलावा जो काउंटर डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, सोशलिस्ट फोरम का एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है और सरकार के प्रधानमंत्री ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं। तो आम तौर से लोग राजतंत्र को वापस नहीं चाहते हैं, हालांकि वो अभी वर्तमान व्यवस्था से दुखी हैं और उसको बदलना चाहते हैं, नेतृत्व को बदलना चाहते हैं, व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते। लेकिन जनरल शर्मा, एक यह भी चिंता वाली बात है कि भारत के लिए खासा कंसर्न है कि नेपाल की जो है इधर चीन के साथ नजदीकियां बढ़ी है और भारत के साथ दूरियां। सही बात है। मैं प्रोफेसर मुनि से सहमत हूँ
कि ये जो महाराजा ने पिछले 3 महीने में बहुत सारे स्टेशंस में जाकर पब्लिसिटी की, रैलीज को संबोधन किया और एक मास मूवमेंट करने की कोशिश की, भैरवा, पोखरा, कई जगह गए, नेपालगंज, और उसके बाद आने के बाद उनका स्वागत हुआ। ये नहीं है कि मास पूरा काठमांडू इकट्ठा हुआ है, ऐसा नहीं था, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, पर इस वक्त सिचुएशन रीजनेबली सीरियस है, बिकॉज कल जो परसों रैली हुई है, मोटरसाइकिल रैली, उसमें बहुत लार्ज तादाद में लोग आए। चाइना के बारे में मैं कहना चाहूंगा राजीव जी कि चाइना को हम आज की डेट में साउथ एशिया का हिस्सा समझना चाहिए, बिकॉज चाइना यहाँ पर है इंडिया में, नेपाल में, और चाइना ही उतने ही तादाद में अभी तो बांग्लादेश में आ गया। बांग्लादेश के नॉर्थ में रंगपुर इलाके में तीस्ता पे वो काम कर रहा है। श्रीलंका में हमको मालूम है, पाकिस्तान तो उनका घनिष्ठ मित्रों में से एक है। म्यांमार में दोनों पार्टीज को सपोर्ट करता है, रेबल्स को भी और गवर्नमेंट को भी। चाइना को हम ये नहीं सोच सकते कि वो साउथ एशिया में नहीं है, वो साउथ एशिया में अब अपने पैर जमा चुका है। हिंदुस्तान के, इंडिया के बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप है नेबरिंग कंट्री से। नेपाल से तो बिल्कुल ही घनिष्ठ नेतृत्व है। अगर हम ये ना भी कहें कि रोटी बेटी का साथ जो हम पहले बोला करते थे, चलो उसकी वैल्यू कम हो गई है, परंतु फिर भी नेपाल के साथ हमारे रिलेशनशिप इतने घनिष्ठ है। कुंभ मेले में देखिए कितने नेपाल से लोग आए थे, राम मंदिर में कितने लोग आते हैं। हमारे रिलेशनशिप एक कल्चरल रिलेशनशिप है। हमारे हिंदुस्तान के पंडित जाके वहां पे मंदिरों में पूजा करते हैं लाइफ लॉन्ग। तो मेरा कहने का है कि हमारी रिलेशनशिप कुछ चाइना से भिन्न है। हमको अपनी रिलेशनशिप अपने तौर तरीके में पैदा करनी है। हमको वो डीप पॉकेट्स के साथ पैसा बांट के जैसे चाइनीज कर रहा है वो नहीं करना है। वो हमारा तरीका नहीं है। हमारी रिलेशनशिप एक हार्ट की रिलेशनशिप थी लॉन्ग टर्म। हमको उस रिलेशनशिप को फिर से पैदा करना है। और इस विषय में मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, लास्ट 2-3 सालों में और 4-5 सालों में कुछ फर्क पड़ा है। बिकॉज थोड़ा पाइपलाइन बनी है, रेलवे लाइन बनी है। अब रेलवे लाइन एक नेपाल से होके जलपाईगुड़ी की तरफ जा रही है। सो काफी बड़ा है। हमने नए आईसीपी बनाए हैं, 2 बंदरगाह दे दिए उनको नए। सो कुछ फर्क पड़ा है, पर हमको ये नेपाल पॉलिसी को बहुत ध्यान से देखना होगा, बिकॉज हम करें ना करें कुछ, चाइना के इनरोड्स नेपाल में गारंटीड है और वो काफी जोरों शोर से करेंगे। हमको उसको हटाया नहीं जा सकता है। प्रोफेसर मुनि, एक और मैं पढ़ रहा था कि 16 सालों में 14 सरकारें, राजनीतिक अस्थिरता जो हुई है उससे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं निराशा हुई है। उनको ये लग रहा था कि पहले जब राजतंत्र था तो जो व्यवस्था जो काफी मजबूत था, लोगों के कामकाज होते थे, यहाँ पर सबके लिए पैसा देना पड़ता है, ऐसा नेपाल के लोग की बातें निकल के आ रही है। देखिए, ये बात सही है कि वहाँ की सरकारें स्थायी नहीं है, लेकिन ये दोष देना कि ये सरकारों का जो अस्थायी स्वरूप है वो केवल रिपब्लिकन सिस्टम में है, ये ठीक नहीं है। जब राजा थे तब भी किसी सरकार ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, क्योंकि जब मर्जी हुआ राजा को हटाया गया, राजा ने उनको हटाया, किसी दूसरे को बिठाया, फिर कुछ साल बाद दूसरे को बिठाया। तो ये अस्थिरता जो है वो वहाँ की राजनीति में समाई हुई है। और ये सही बात है कि अस्थिरता की वजह एक बड़ी वजह है जिसके कारण लोगों का भला वहाँ नहीं हो रहा है। और जिस तरह की पॉलिटिक्स है, देखिए करप्शन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एशिया में तो है, बहुत जगह है, सिर्फ नेपाल में हो। और नेपाल अभी पिछले 2008 से ही तो एक रिपब्लिकन सिस्टम की तरह काम कर रहा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा वक्त भी नहीं हुआ है उसको। तो करप्शन गलत बात है, अस्थिरता गलत बात है, लेकिन ये कहना कि सिस्टम राजावादी सिस्टम अच्छा था, ठीक नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर राजावादी सिस्टम नेपाल की प्रगति कर सकता तो राजा को हटाया क्यों जाता? तो माओवादी आंदोलन शुरू ही नहीं होता वहां पर, क्योंकि माओवादी आंदोलन उन्हीं जगह से शुरू हुआ है जो सबसे पिछड़े इलाके थे, वो लोग जो सबसे त्रस्त थे ज्यादा के ज्यादा। इसलिए ये कंपैरिजन अस्थिरता है, ये बात सही है। ये कंपेयर करना कि राजा के वक्त में ज्यादा स्थायी था और ज्यादा अच्छा काम हो रहा था। अभी आप आंकड़े देखिए, एजुकेशन अब बढ़ा है पिछले 20 सालों में। अगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है वहां पर, सड़कें ज्यादा बनी है,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा हुए हैं, और जो पिछले 70 क्या 250 साल जो राजतंत्र और राणा तंत्र था वहां पर, उस वक्त नहीं हुआ। तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये बात मैं मानता हूं कि अभी अस्थिरता है। एक बात और चीन के बारे में आप इजाजत दें तो मैं बता दूं। प्लीज सर। की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन चीन का बिहेवियर अब दक्षिण एशिया के लिए पहले वाला नहीं है। जो इस शताब्दी के शुरू में 2005-2006 से पहले जो था, कि जो भी हमारा पड़ोसी हमसे नाराज होता था तो वो चीन को बुलाता था, चीन की तरफ झुकता था, और चीन उसका समर्थन देके अपनी कूटनीति आगे चलाता था। पिछले 10-15 सालों में, खास तौर से शी जिनपिंग के आने के बाद में, चीन की अपनी स्टेक्स जो है, अपने इंटरेस्ट है साउथ एशिया में, बहुत बढ़ गए हैं। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, दो बातें ध्यान में रखिए। एक तो जो चीन की पेरिफेरी है, सिंजियांग और तिब्बत, सारा का सारा साउथ एशिया से लगा हुआ है। अगर इनको दोनों को, चीन को स्टेबल करना है और उसकी प्रगति करना है, तो दक्षिण एशिया के साथ उसके संबंध अच्छे होने चाहिए। नेपाल के मामले में बड़ा मसला ये है कि आप तिब्बत से रिफ्यूजीज को मत आने दीजिए, उनको रोक दीजिए, आए तो हमको वापस भेज दीजिए, आप बॉर्डर को गार्ड कीजिए। और दूसरा ये है कि दक्षिण एशिया विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जो 1.7 बिलियन पीपल 5.5 से लेके 6% तक की एनुअल ग्रोथ में है। दुनिया का कोई ऐसा रीजन नहीं है जो इस तरह का पोटेंशियल रखता हो इकोनॉमिक बढ़त का। इसलिए विश्व की कोई ऐसी शक्ति, कोई देश, कोई रीजन ऐसा नहीं है जो साउथ एशिया को नेग्लेक्ट कर सकता है। तो चीन कैसे नेग्लेक्ट करेगा? तो चीन के अपने इंटरेस्ट है, इसलिए आज वो जरूर आएगा और धंसने की कोशिश करेगा, चाहे हम कितना ही उसका प्रतिरोध करें, कितनी रोकने की कोशिश करें। जलसमा, एक और सवाल है कि भारत और चीन के रिश्ते, नेपाल के रिश्ते की बात करें खटास आने की, तो एक बड़ी वजह यह भी है कि जो नेपाली मूल के जो गोरखे हैं वो नहीं आ पा रहे। 20 से 25 हजार, आप सेना में एडिशनल जनरल भी रहे हुए हैं, क्या लगता है कि अग्निवीर स्कीम के आने के बाद जो एक मजबूती सेना के लेवल पर होता था, जो वहां से 20 से 25 हजार आते थे, और जिनके बहादुरी के किस्से बताने की जरूरत नहीं, दुनिया जानती है, सैम बहादुर जो मानिक साहब कहते थे, क्या लगता है सर, इससे भी थोड़ी बहुत खटास बढ़ी है सर? नेपाल से गोरखे नहीं आ रहे हैं सर? ये बात सही है कि हमने पिछले 200 साल से इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी का घनिष्ठ, नेपाल के लोगों का घनिष्ठ मित्रता रही है, और पिछले 200 साल से इंडियन आर्म फोर्सेस में उन गुरखास आते रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 30,000 तकरीबन नेपाल डेमोसाइल गुरखास थे जो पहले काम कर रहे थे। एक साल में हम तकरीबन 1200 से 1500 नेपाल डोमिसाइल लेते थे, सिर्फ 1200 से 1500 एक साल में, उतने ही रिटायर होते थे। टोटल गुरखा की जो इनटेक ही 2000 के करीब थी हमारी हर साल में। इतना नहीं है कि नेपाल के में ये 1500 का बहुत ज्यादा फर्क है पॉपुलेशन के हिसाब से। एक साल में आजकल नेपाल के 7.5 लाख तकरीबन लोग नेपाल छोड़कर बाहर की कंट्रीज में घूमने जाते हैं, मतलब काम करने जाते हैं, 7.5 लाख। अगर आप काठमांडू में, आप पोखरा में ड्राइव करें तो सारे रोड्स पे दिखेगा लर्न कोरियन लैंग्वेज, लर्न जापानीज लैंग्वेज, बिकॉज उनको ऐसे ब्लू कॉलर वर्कर चाहिए और लोगों को भाषा सिखलाई जा रही है। जिसको कोरियन आती है, जिसको जापानीज आती है, वो लोग मास वहां से एक्सोडस कर रहे हैं। कोई कंट्री में चले जाए तो आपको नेपालीज वहां पे रेस्टोरेंट या ये काम करने वाले मिलेंगे, इंक्लूडिंग अमेरिका। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। लोग पुराने जो अनपढ़ थे वो नहीं रहे, आज लोग एस्पिरेशनल है, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। सेना वाली बात है सर, जो अग्निपथ स्कीम के आने के बाद जो बंद हो गया नेपाली का आना, जैसे हम लोग का अभी भी है सर, हमारे जनरल को वहां जनरल की मानव उपाधि दी जाती है, नेपाली सेना के जो आते हैं उनको भी मानव जनरल कहा जाता है। तो यहाँ तो कहीं नहीं कुछ तो हुआ ना सर, अब वो नहीं आ रहे हैं वो। यह बात की सही है कि जो ट्रेंड सोल्जर के बाद 4 साल बाद उनको जो डिमोबिलाइज किया जाएगा, पहले अभी तक तो नहीं हुआ है। पहले लोग अग्निपथ वाले डिमोबिलाइज 2027 में होंगे, अभी तक तो नहीं हुए हैं। तो वो जो पहले लोग होंगे उसमें नेपाल ने लोग को आने से, गवर्नमेंट ने, लोग आना चाहते हैं बिकॉज हमारा रिक्रूटिंग कॉन्टैक्ट है, हम लोग जानते हैं रिक्रूटिंग एरियाज को, बट वो आ नहीं रहे हैं बिकॉज वो नेपाल गवर्नमेंट शायद ये नहीं चाहती कि 4 साल के बाद ट्रेन सोल्जर वापस नेपाल में आए, बिकॉज उन्होंने कुछ कितने सालों तक
एक माओविस्ट की झेली है, एक माओवादी जो वहां पे विचारधारा झेली है, और वो नहीं चाहते कि ट्रेन लोग आए। अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट इंडिया में दे सके 4 साल के बाद, तो दे विल बी, वो लोग भेजने को तैयार होंगे। परंतु हम ये कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज जो हमारे 40-50 हजार लोग हर साल बाहर निकलेंगे 2027 के बाद, उनको सबको गवर्नमेंट जॉब देना इम्पॉसिबल है, और प्राइवेट सेक्टर भी कोई लिमिटेड एम्प्लॉय कर सकता है। और ये नहीं कर सकते कि नेपाल वालों को जॉब दे दें और इंडिया वालों को जॉब ना दें, वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा। ये जो स्कीम है अग्निपथ के कारण, नेपाल से पिछले 4 साल में हमारे पास, उससे पहले कोविड का टाइम था तो 2 साल कोविड भी आप मिला लें, तो 2020 के बाद हमारे पास नेपाल डोमिसाइल लोग भर्ती के लिए नहीं आए हैं। और बेसिक रीजन यही है कि वो 4 साल बाद ट्रेन सोल्जर को नेपाल में नहीं आने देना चाहते, कि वो आके फिर से कुछ ना हो जाए। ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का थोड़ा विचारधारा हो सकती है कि ऐसा हो सकता है, परंतु जो ट्रेन सोल्जर है, जो एक डिसिप्लिन सोल्जर है, जो हिंदुस्तान से निकलेगा, उसके लिए बहुत एवेन्यूज अवेलेबल होंगी काम करने के लिए, एंड उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है इंडिया में भी, बाहर में भी। परंतु आज की डेट में नेपाल गवर्नमेंट ने नहीं माना है। नेपाल के लोग आना चाहते हैं, मैं रिइटरेट करूंगा कि नेपाल के लोग इस 4 साल वाली पॉलिसी में भी आना चाहते हैं, बिकॉज हम लोगों के कॉन्टैक्ट के मुताबिक वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, परंतु ये उनकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये इस वक्त एक इम्पास सा है, बात आगे नहीं बढ़ी है इसके बाद। अब प्रोफेसर मुनि, वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोग की मौत हो गई है, कई जगहों पर युद्ध, वो यह भी मांग कर रहे हैं कि नेपाल जो है फिर से हिंदू राष्ट्र बने। कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए, योगी आदित्यनाथ की पोस्टर, खास तौर से जो इलाका है गोरखपुर में सटा हुआ जो इलाका है वो दिखा है, फिर से एक मांग वहां पर उठ रही है। सर सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप इसके इतिहास में जाइए। नेपाल एक हिंदू सोसाइटी है, 74-76% के करीब लोग वहाँ के हिंदू है, और वो हिंदू सोसाइटी आज से नहीं है, सदियों से है जी। लेकिन नेपाल ने अपने आप को हिंदू समाज होने के बावजूद हिंदू राज्य का दर्जा नहीं दिया था। संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदू राज्य का दर्जा नेपाल में सिर्फ 1962 में आया, और 1962 में उस वक्त आया जब राजा महेंद्र ने डेमोक्रेटिक सरकार को हटा दिया, और हटाने के बाद में अपने आप को ज्यादा लेजिटिमेसी देने के लिए वो हिंदू राष्ट्र लाए वहां पर, क्योंकि हिंदू में जो राजा होता है, हिंदू माइथोलॉजी में, वो विष्णु का अवतार होता है, तो इसीलिए उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। ईश्वर को कैसे चैलेंज करेंगे आप? तो इसीलिए उन्होंने उसको हिंदू राष्ट्र बना दिया, और वो हिंदू राष्ट्र फिर से सेक्युलर हो गया 1990 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है वो सिर्फ 62 से लेके 90 तक रहा है, और उसका पर्पस जो था वो सिर्फ राजनीति था, राजा को बचाने के लिए, राजा की लेजिटिमेसी के लिए। तो हिंदू राष्ट्र होने से कोई परंपरा वहां की नहीं है, बहुत लंबी परंपरा नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र होने से जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं वो बहुत मार्जिन पे आ जाएंगी और उनको बहुत तकलीफ होगी। और देखिए, मेरी ये धारणा है कि जहां कहीं भी डाइवर्सिटी है, सोशल और कल्चरल रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वहां किसी एक रिलीजन को लेकर अगर आप राज्य की स्थापना करेंगे तो दूसरे सारे नागरिक जो हैं वो आपसे एलिनेट हो जाएंगे, और आप सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट के बीज बोएंगे। श्रीलंका में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, म्यांमार की हालत देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान को देख लीजिए आप, जहां भी माइनॉरिटी है वो त्रस्त है। तो क्यों ऐसा नेपाल करेगा, और उससे लोगों का क्या क्या भरा होगा। लेकिन राजा को अपने, इसीलिए राजतंत्र को वापस लाने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना को भी अग्रसित किया जा रहा है, क्योंकि दोनों में एक संबंध है। और यहाँ के कुछ लोग, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे देश की ऐसी हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं वो सपोर्ट कर रही हैं सबके सब। तो जनरल शर्मा, जैसा बता रहे थे कि रोजी रोटी बेटी का संबंध नेपाल के साथ अभी भी बना हुआ है, खासतौर से जो तराई वाले इलाके में जाए तो शादी ब्याह बहुत जनरल होते हैं। नेपाल की लड़कियां हिंदुस्तान में शादी होती है, हिंदुस्तान के
लड़कियां नेपाल में शादी होती, तो हमारे और नेपाल के बीच में जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो रिश्ता है उसकी जो गहराई जो बहुत ज्यादा है, खुली सीमा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक अविश्वास का माहौल कई जगहों पर देखने को आया, चाहे वो नक्शे नया जो है पब्लिश कर रहे हैं या कई सारी चीजें में अगर देखें वो। सो ये भी थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। काफी वर्ष से, जैसे पहले शुरू से ही मेरे विचार में नेपाल में एक ओपिनियन था कि हिंदुस्तान का एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड है। मतलब जैसे कि जो ट्रीटी साइन हुई थी 1950 में, उस पे भी ट्रीटी साइन करने वाले नेपाल की तरफ से प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के एम्बेसडर थे। तो उनके मन में उस टाइम से ही विचार था कि हम लोग उनको बराबर एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि नेपाल जो है यंगर ब्रदर है और उस पर काइंड ऑफ कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड है। ये काफी समय से ऐसा विचार रहा। आई एम श्योर हमारी तरफ से ऐसा नहीं था, पर नेपाल की तरफ में धारणा जरूर बनी रही कि हिंदुस्तान का कोई एटीट्यूड ऐसा है। और फिर जो तीन बार जो ब्लॉकेड हुआ नेपाल में, वो इश्यूज आज भी रैंकल करते हैं। हमारे जो ट्रुप्स आते हैं वो भी हमको बताते थे, हम जब फीडबैक लेते थे उनसे रेगुलरली, कि ये जो तीसरा ब्लॉकेड है ये इनके एक्चुअली दिमाग में काफी रहा। जो ब्लॉकेड जो 2015-2016 में रहा, उस ब्लॉकेड का बहुत इशू था। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ी मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन बनी नेपाल की, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान का ऑब्जेक्शन रहा, उस पर भी मन में विचार है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक ईपीजी बनाया गया, जो ईपीजी दोनों तरफ के बराबर के लोग मिलके बैठ के उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट भी ईपीजी की रिपोर्ट अभी तक डिक्लासिफाई नहीं हुई है, हमने बताई नहीं है। रिपोर्ट तैयार है पर हम बताई नहीं गई है। सो अगर आप टोटल काउंट करें तो एक घनिष्ठता के कारण रिलेशनशिप में काफी फर्क पड़ा है। ऊपर से हम लोगों का से उनको जो कुछ ठीक डिमांड भी थी उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बांग्लादेश देने के लिए उसमें बड़ा वक्त लगा। अभी हम लास्ट ईयर हमने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। उनको हुगली और विशाखापट्टनम के अलावा भी और पोर्ट्स चाहिए थे, बिकॉज वो पोर्ट्स, ये दो पोर्ट्स एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो अभी हमने लास्ट ईयर 2 साल पहले धामरा और मुद्रा पोर्ट उनको दिए हैं। सो ये जो उनकी लेजिटिमेट भी कुछ डिमांड थी नेपाल की, उसको पूरा करते करते वक्त लगा और इस कारण से कुछ उनके मन में धारणा आई। मेरे पर्सनली प्रोफेसर मोनी तो बहुत सालों से नेपाल जाते आते रहे हैं, मैं भी कई बार गया हूँ और रिलेशनशिप भी है। मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप पूरा ना किया जा सके। अगर वो चाहते हैं, मन में पब्लिक के दिमाग में एक विचार है कि वो ट्रीटी ठीक नहीं है, सो ट्रीटी को रीवर्ड कर देते हैं। हम ट्रीटी को रिहैश कर सकते हैं। ये नहीं कि ट्रीटी खराब है या ट्रीटी जो अग्निपथ स्कीम है वो ट्रीटी के विपरीत जाती है, वो ऐसा नहीं है। परंतु एक मन में धारणा है पब्लिक के कि वो ट्रीटी बराबर की नहीं है, जैसे कि 2 सॉवरेन नेशन में होनी चाहिए। आई थिंक इतनी कोई बहुत सीरियस बात भी नहीं है। हम लोग काफी इश्यूज पे बन सकते हैं। और मेरा विचार में लास्ट पॉइंट बोलूंगा, थोड़ा टैरिफ पे भी वर्क करना पड़ेगा। नेपाल के कॉमर्स वाले लोग बोलते हैं कि हमको अमेरिका सप्लाई करना पड़े घी, तो आराम से हम अमेरिका को सप्लाई कर देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में घी भेजना चाहे तो इंडिया में घी नहीं आ सकता, बिकॉज हमारे टैरिफ थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो हमको भी थोड़ा एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है, बिकॉज हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री है कि जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी कोई कंट्री प्रोड्यूस करती है हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो थोड़ा एक आपस में बैठ के बातचीत करके बहुत सारे मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, पिछले 5 साल में काफी मेजर कदम लिए गए हैं इस विषय में। तो प्रोफेसर मुनि, यही वजह है कि नेपाल जो है बार बार मांग करता है कि जो शांति और मैत्री संधि जो हुई है भारत और नेपाल के बीच में, उसको समीक्षा की जाए। उसकी समीक्षा की मांग करती है, लेकिन इसका और थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। 1977 से, आज से नहीं, जब मोरारजी देसाई पहली बार आए थे और उसके बाद कई सारे प्रधानमंत्रियों ने, कई सारे सरकारों ने, भारत की सरकारों ने कहा है कि आप ट्रीटी बदलना चाहते हैं तो बदलिए। आप हमको ये बताइए कि कैसे बदलेंगे, क्योंकि ट्रीटी, जैसा जनरल शर्मा ने कहा कि ट्रीटी कोई भी ऐसी होती है जिसमें 2 पार्टीज होती हैं, और कोई ट्रीटी ऐसी नहीं हो सकती जो सिर्फ एक पार्टी के हितों को देखेगी।
जो ट्रीटी का आधार था उसके दो आधार थे। एक आधार ये था कि नेपाल हमारी सुरक्षा के खिलाफ कुछ काम नहीं करेगा, और दूसरा आधार उसका ये था कि भारत नेपाल के विकास के लिए पूरा समर्थन देगा। बिल्कुल सही कहा। यही दोनों आधार थे। तो नेपाल को भारत का विकास के लिए पूरा समर्थन चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के लिए वो कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी नहीं है। तो ट्रीटी का जो आधार है उसको उन्होंने झकझोर दिया है, और अब ये चाहते हैं कि एक तरफा ट्रीटी बने, वो नहीं हो सकती है। मुझे याद है कि गुजराल के वक्त में नेपाल से कहा गया था कि आप ड्राफ्ट बना के लाइए कि कैसी नई ट्रीटी चाहते, तो ड्राफ्ट बना के लाए जो बिल्कुल एक तरफा था। तो गुजराल ने भी, जो सबसे ज्यादा मित्रतापूर्ण प्रधानमंत्री माने जाते हैं भारत के पड़ोसियों के लिए और नेपाल के लिए भी, उन्होंने उस ट्रीटी के ड्राफ्ट को टेबल से नीचे फेंक दिया और कहा कि ये नहीं चलेगा, इसमें ऐसे नहीं होता है, हमारे हित भी आपको उसमें शामिल करने पड़ेंगे। तो उसके बाद नेपाल चुप बैठा है और पॉलिटिकली उसको ये ढोल पीटता रहता है कि ट्रीटी बदलिए, ट्रीटी बदलिए। तो आप बदलिए, अगर आप ट्रीटी नहीं चाहते तो उसमें यह भी है कि आप परपेचुअल ट्रीटी है, लेकिन आप नोटिस दे दीजिए कि हम ट्रीटी नहीं चाहते, बाहर जाना चाहते। तो यहाँ के 6, 7, 8, 9 मिलियन लोग नेपाली भारत में जो काम करते हैं, भारत उनको भेज देगा वापस। तो नेपाल को जो विकास का मुद्दा है उस पे कोई समझौता करने को जरूरत नहीं है, और सिक्योरिटी के मुद्दे पे वो भारत का साथ नहीं देना चाहता है। असलियत ये है उसकी। लेकिन ट्रीटी का जो रिवीजन है वो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना हुआ है और उसको नेशनलिज्म से जोड़ दिया है इन्होंने। तो जनरल सलमा, आखिर हो क्या गया? नेपाल आखिर इतना खफा क्यों है? क्यों चाह रहा है कि एक तरफा? ऐसा तो नेपाल पहले ऐसा नहीं था, क्या हो गया है? पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं प्रोफेसर मुनीर ने जैसे सही बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो आपस में बैठ के सुलझाया ना जा सके। अगर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी थी कि हम करेंगे, तो हमको उस प्रोजेक्ट्स पे आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे कि पंचेश्वर डैम है, वो कहीं पे जाओ बात करने में कोई थिंक टैंक वालों पंचेश्वर डैम पहले ले आते हैं। पंचेश्वर डैम 1996 में शुरू हुआ था, अभी तक नहीं बना है, काली नदी के ऊपर डैम है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं, कई जगह पे हम लोग आगे परस्यू कर सकते हैं। मेरा विचार में कि आज भी ऐसे एवेन्यूज हैं जिसमें हम लोग बहुत दिल लगाकर इकट्ठे काम कर सकते हैं। जो ट्रेन लाइन है जो नेपाल के अंदर अभी बनाई गई है, उसको इससे पहले कि चाइनीज अपनी शिगात्से से ट्रेन ले आए, जो आसान नहीं है बनाना, पर चाइनीज की इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा है, वो अपनी शिगात्से से ट्रेन ले आए टू काठमांडू। उससे पहले हम लोगों को अपना इस विषय में आगे काम करना चाहिए। हम लोगों को कई इश्यूज में, और इससे हमको भी फायदा है, ट्रेड में भी फायदा है, हमको रिलेशनशिप में फायदा है। और सो मेरे विचार में जो अगर मनमुटाव कुछ हुए हैं, जो लगता है कि कुछ है मनमुटाव, उसको ठीक किया जा सकता है। ये अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी बात करें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिया पे डिपेंडेंट है, अभी भी हिंदुस्तान में आके रहते हैं। हिंदुस्तान में लोगों के घर हैं, मिनिस्टर्स के घर हैं हिंदुस्तान में। इंडिया से नेपाल को अलग नहीं किया जा सकता। उनकी रिलेशनशिप वही है, वैसे ही श्राद्ध करते हैं, वैसे ही पूजा करते हैं, वैसे ही सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही शिव शंकर के नाम लेते हैं। शैवाइट कल्चर है, जो पशुपतिनाथ तो एक बड़ा मंदिर है शिव का, ऐसे हिंदुस्तान में एक लाइन में खूब सारे मंदिर है जहाँ पे खूब सारे नेपालीज आते हैं। सो हमारी रिलेशनशिप एट पब्लिक लेवल इज बहुत अच्छी है, हमको उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हम जो चाइनीज रिलेशनशिप है उनके साथ में, अभी जो हाल में ही ओली ने जाकर वहां पे साइन किया, प्राइम मिनिस्टर ओली ने वहां जाके साइन किया है, और उनके पहले जो श्रेष्ठा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए थे वो साइन करके आए थे। उसके कारण चाइनीज के इनरोड्स हैं, बट हमको ये जानना है कि हमारा ओपन पोरस बॉर्डर है, चाइना के साथ तो पोरस बॉर्डर नहीं है। चाइना के साथ तो उनके जो जहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको सुनने में मिलती हैं। आई थिंक नाउ विद हमारी जो रिलेशनशिप चाइना से इम्प्रूव भी हो रही है, थोड़ी थॉ है, हमको नेपाल के साथ भी इस विषय में रिलेशनशिप ठीक करने की आवश्यकता है। और मेरे विचार में ये कोई बहुत कठिन टास्क नहीं है, थोड़ा फोकस करने से ये हो जाएगा ठीक। तो प्रोफेसर मुनि, आपको भी लगता है कि
अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है नेपाल के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए, पहले जैसा हो सकता है सर? नहीं, पहले जैसा ही है रिश्ता। देखिए, कुल मिलाकर बड़े तौर पर नेपाल भारत के संबंध सास बहू के संबंध है, इसमें रोज झगड़ा होता है और रोज दोस्ती होती है, जिसमें न एक के बिना रह सकता है न दूसरे के साथ रह सकता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़ी, जैसा हम लोग टीवी सीरियल्स में देखते हैं। लेकिन 3 बड़े मुद्दे हैं जहां भारत को काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि भारत नेपाल में पॉलिटिकली पोलराइजिंग फैक्टर है। जब से हमने राणाओं के सिस्टम को बदला है और नेपाल को ये कहा है कि आपको जनतांत्रिक व्यवस्था रखनी चाहिए, तब से वहां की राजनीति में खलबली मची हुई है। और जो राणा और राजा लोग अपना समर्थन चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने यही कहा था, ब्रिटिश ने कहा था अंदर तुम देश में जो मर्जी करो, बाहर हमारे कहने से काम करो ट्रेड और डिफेंस के लिए। हम ये कह रहे हैं कि यही सिर्फ काफी नहीं है, जनतांत्रिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, लोगों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात वहां के सत्ताधारियों को गवारा नहीं गुजरती है, और इसीलिए जो भी सत्ताधारी भारत के पक्ष से वहां पर आता है वो भारत के लिए अच्छे संबंध रखेगा, और वही अगर 5 साल के बाद भारत ने उसका समर्थन नहीं दिया तो वो भारत के खिलाफ हो जाता है। इसलिए अप एंड डाउन चलता है, ये ट्रेजेक्टरी परमानेंट नहीं है और हमेशा से चलती रही है, ये कोई नई बात भी नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम अपनी, जैसा जनरल शर्मा ने कहा, और मैं आपको वक्त नहीं, हमारे पास सैकड़ों ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां हम अपनी डिप्लोमेसी में नेपाल की सेंसिटिविटीज को, संवेदनशीलता को नजरअंदाज करते हैं, और वो नेपाल के स्वाभिमान को, सेल्फ रेस्पेक्ट को धक्का लगाती है। जैसे जनरल शर्मा ने ब्लॉकेड की बात करी, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने की बात करी, वहां पर वो लोग कहते हैं आप माइक्रो मैनेज करते हैं, छोटी छोटी बातों में हमको तंग करते हैं, जर्नलिस्ट आपसे दुखी हैं, एक वजह ये है, कई सारे ऐसे कारण है। तो जितना हम उनको नाराज करेंगे वो दूसरे देशों के पास में जाएंगे। और तीसरा ये कि दूसरे देशों का हमेशा से ये हित रहा है कि वो नेपाल को भारत से अलग रखे। 50s और 60s में अमेरिका ने ये काम किया, और उसके बाद में पाकिस्तान और चीन ये काम करने लगा है। तो जो एक्सटर्नल पावर्स का रोल है वहां पर, वो भी कई बार भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के खिलाफ रहता है। तो अगर इन 3 फैक्टर्स को, वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, हम अपनी डिप्लोमेसी को और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को अगर हम मैनेज कर सके दोनों तरफ से, तो मैं समझता हूं नेपाल भारत संबंधों में कोई खटास नहीं आएगा। एक उनकी आइडेंटिटी का सवाल है। नेपाल अपने आप को सार्वभौमिक, स्वाभिमानी, इंडिपेंडेंट कंट्री समझता है। हम लोग कहते हैं नेपाल तो हमारी तरह है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भारत से अलग हैं, हम भारतीय नहीं है, हम भारत के पड़ोसी हैं लेकिन भारत से अलग है। और ये आइडेंटिटी प्रॉब्लम सारे नेबर्स को है, नेपाल को बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बहुत क्लोज है। तो जब तक हम आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, नेशनलिज्म हमेशा हमारे खिलाफ होगा और किसी के खिलाफ नहीं होगा। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, भारत और नेपाल के रिश्ते को इतने बेहतर ढंग से समझाने के लिए। राजनीतिक स्तर पर भले ही कुछ दूरियां हों, लेकिन नेपाल और भारत के लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो काफी मजबूत है सर। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का सर, थैंक यू सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।